खिदमात और टैक्स का इंतजाम। तमाम खिदमात को संभालने और ज़रूरी टैक्स इकट्ठे करने के लिए बहुत ज़्यादा मालूमात जमा, ज़ख़ीरा और प्रोसेस करने की ज़रूरत होती है। जायदादों, अदायगियों, छूट, रियायतों, कर्जों, इन्वेंट्रीज, तरसीलात, बजट, बिलों और तनख्वाहों के बारे में मालूमात। ताहम ये वो मालूमात नहीं है जिसे यादगार नज़्म या दिलकश कहानी में तब्दील किया जा सके। उसके बजाय टैक्स रिकॉर्ड्स मुख्तलिफ किस्म की फहरिस्तों की शक्ल में आते हैं, जो एक सादा आइटम बा आइटम रिकॉर्ड से लेकर ज्यादा मुफस्सल टेबल्स और स्प्रेड शीट्स तक होते हैं। ये डेटा सेट्स कितने ही पेचीदा क्यों ना हो जाए, वो कहानियों से गुरेज करते हुए वाजिबुल अदा और अदाशुदा रुकूम को खुश्क तरीके से दर्ज करते हैं। शायर ऐसे मामूली हकायक को नजरअंदाज करने का मुतहम्मिल हो सकते हैं, लेकिन टैक्स जमा करने वाले नहीं। फहरिस्तें न सिर्फ कौमी टैक्सेशन सिस्टम के लिए बल्कि तकरीबन तमाम दीगर पेचीदा मालियाती इदारों के लिए भी अहम हैं। कॉरपोरेशंस, बैंक और स्टॉक मार्केट्स उनके बगैर वजूद नहीं रख सकती। एक चर्च, एक यूनिवर्सिटी या एक लाइब्रेरी जो अपने बजट को मुतवाजन करना चाहती है, जल्द ही ये महसूस करती है कि पादरियों और शायरों के अलावा जो लोगों को कहानियों से मशहूर कर सकते हैं, उसे अकाउंटेंट्स की भी जरूरत है जो मुख्तलिफ किस्म की फहरिस्तों से वाकिफ हों। फहरिस्तें और कहानियां एक दूसरे की तकमील करती हैं। कौमी दास्तानें टैक्स रिकॉर्ड्स को कानूनी हैसियत देती हैं, जबकि टैक्स रिकॉर्ड्स उम्मीद अफजा कहानियों को ठोस स्कूलों और अस्पतालों में तब्दील करने में मदद करते हैं। मालियात के शोबे में भी ऐसा ही कुछ होता है। डॉलर, पाउंड स्टर्लिंग और बिटकॉइन सब लोगों को एक कहानी पर यकीन दिलाने से वजूद में आते हैं, और बैंकर्स, वजीर खजाना और सरमायाकारी के माहिरीन की कहानियां उनकी कदर को बढ़ाती या घटाती हैं। जब फेडरल रिजर्व का चेयरपर्सन महंगाई को रोकना चाहता है, जब वजीर खजाना एक नया बजट पास करना चाहता है, और जब एक टेक एंटरप्रेन्योर सरमायाकारों को राग़िब करना चाहता है, तो वो सब कहानी सुनाने का सहारा लेते हैं। लेकिन हकीकत में एक बैंक, एक बजट या एक स्टार्ट आपका इंतजाम करने के लिए फहरिस्तें जरूरी हैं। फहरिस्तों के साथ सबसे बड़ा मसला और फहरिस्तों और कहानियों के दरमियान सबसे अहम फर्क ये है कि फहरिस्तें कहानियों के मुकाबले में कहीं ज्यादा बोरिंग होती हैं, जिसका मतलब है कि हम कहानियां आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन हमें फहरिस्तें याद रखना मुश्किल लगता है। ये इस बारे में एक अहम हकीकत है कि इंसानी दिमाग मालूमात को कैसे प्रोसेस करता है। इर्तिका ने हमारे दिमागों को इस तरह ढाल दिया है कि वो कहानी की शक्ल में दी गई बहुत बड़ी मिकदार में मालूमात को भी जज्ब करने, बरकरार रखने और प्रोसेस करने में अच्छे हैं। रामायण हिंदू दियोमाला की बुनियादी कहानियों में से एक 24,000 अशआर पर मुश्तमिल है और जदीद एडिशंस में तकरीबन 1700 सफ़हात पर मुश्तमिल है। इसके बावजूद, इसकी इनॉर्मी लंबाई के बावजूद, हिंदुओं की नस्लें उसे याद रखने और दिल से पढ़ने में कामयाब रहीं। 20वीं और 21वीं सदी में रामायण को 12 फिल्म और टेलीविजन के लिए ढाला गया। एक 987 से 88 में एक 78 एपिसोड पर मुश्तमिल वर्जन, तकरीबन 2730 घंटे पर मुश्तमिल, दुनिया की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टेलीविजन सीरीज थी, जिसके 650 मिलियन से ज्यादा नाज़रीन थे। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब अक़सात नशर होती थीं तो सड़कें वीरान हो जाती थीं, दुकानें बंद हो जाती थीं और लोग अपने टेलीविजन सीट्स को नहाते और हार पहनाते थे। 2020 के कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सीरीज को दोबारा नशर किया गया और एक बार फिर दुनिया का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो बन गया। अगरचे जदीद टेलीविजन नाजरीन को कोई भी मतन दिल से याद करने की जरूरत नहीं है, ये काबिल जिक्र है कि उन्हें महाकाव्य ड्रामों, जासूसी थ्रिलर्स और साबुन ओ पीहरा सोप ओपराज के पेचीदा प्लाटों की पैरवी करना कितना आसान लगता है। हर किरदार कौन है और वो बेशुमार दूसरों से कैसे मुताल्लिक हैं, उसे याद रखना। हम याददाश्त के ऐसे कारनामे अंजाम देने के इस कदर आदी हैं कि हम शाज़ो नादिर ही ये सोचते हैं कि वो कितने गैर मामूली हैं। हमें मुहाकावी नज़में और तवील अरसे से चलने वाली टेलीविजन सीरीज याद रखने में इतनी महारत क्यों हासिल है? इसकी वजह यह है कि इंसानी तवील मुद्दती याददाश्त कहानियों को बरकरार रखने के लिए खास तौर पर ढाली गई है। कैंडल हेवन अपनी 2007 की किताब स्टोरी प्रूफ द साइंस बिहाइंड द स्टार्टलिंग पावर ऑफ स्टोरी में लिखते हैं, इंसानी ज़हन कहानियों और कहानी के ढांचे पर इन्हिसार करते हैं ताकि हमारी जिंदगियों को समझने, माना देने, याद रखने और मंसूबा बंदी करने के लिए बुनियादी रोड मैप के तौर पर। जिंदगियां कहानियों जैसी होती हैं क्योंकि हम कहानी के अंदाज में सोचते हैं। हेवन 120 से ज्यादा तालीमी मुतालियात का हवाला देते हैं, जिससे ये नतीजा अख्ज़ होता है कि तहकीक बड़े पैमाने पर
قائل طور پر اور بلا مقابلہ ثبوت فراہم کرتی ہے کہ کہانیاں حقائق، تصوراتی، جذباتی اور واضح معلومات کو منتقل کرنے کے لیے ایک انتہائی مؤثر ذریعہ ہیں۔ اس کے برعکس زیادہ تر لوگوں کو فہرستیں دل سے یاد رکھنا مشکل لگتا ہے، اور بہت کم لوگ ہندوستان کے ٹیکس ریکارڈز یا سالانہ بجٹ کی ٹیلی ویژن پر تلاوت دیکھنے میں دلچسپی لیں گے۔ اشیاء کی فہرستوں کو یاد کرنے کے لیے استعمال ہونے والے یادگار طریقے اکثر اشیاء کو ایک پلاٹ میں بن کر اس طرح فہرست کو ایک کہانی میں بدل کر کام کرتے ہیں۔ لیکن ایسے یادگار آلات کی مدد سے بھی کون اپنے ملک کے ٹیکس ریکارڈز یا بجٹ کو یاد رکھ سکتا ہے؟ معلومات انتہائی اہم ہو سکتی ہے، مائنس یہ طے کرتی ہے کہ شہریوں کو صحت کی دیکھ بھال، تعلیم اور فلاحی خدمات کی کس معیار سے لطف اندوز ہونا ہے، مائنس۔ لیکن ہمارے دماغ ایسی چیزوں کو یاد رکھنے کے لیے ڈھالے نہیں گئے ہیں۔ قومی نظموں اور افسانوں کے برعکس، جنہیں ہمارے دماغوں میں ذخیرہ کیا جا سکتا ہے، پیچیدہ قومی ٹیکسیشن اور انتظامی نظاموں کو کام کرنے کے لیے ایک منفرد غیر نامیاتی معلوماتی ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی تحریری دستاویز ہے۔ قرض کو ختم کرنا تحریری دستاویز بہت سے مقامات پر کئی بار ایجاد ہوئی۔ ابتدائی مثالوں میں سے کچھ قدیم میسوپوٹیمیا سے ملتی ہیں۔ بادشاہ شلگی کے دور حکومت کے 41ویں سال تقریباً 2053/4 قبل مسیح کے 10ویں مہینے کی 28ویں تاریخ کی ایک کینیفارم مٹی کی تختی بھیڑوں اور بکریوں کی ماہانہ ترسیل کا ریکارڈ رکھتی تھی۔ مہینے کے دوسرے دن 15 بھیڑیں، تیسرے دن 7 بھیڑیں، چوتھے دن 11 بھیڑیں، پانچویں دن 219، چھٹے دن 47 اور اسی طرح 28ویں دن تک 3 بھیڑیں ترسیل کی گئیں۔ کل مٹی کی تختی کہتی ہے اس مہینے 896 جانور موصول ہوئے۔ ان تمام ترسیلات کو یاد رکھنا شاہی انتظامیہ کے لیے اہم تھا تاکہ لوگوں کی اطاعت کی نگرانی کی جا سکے اور دستیاب وسائل کا حساب رکھا جا سکے۔ جبکہ یہ کام ذہن میں کرنا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، ایک پڑھے لکھے کاتب کے لیے انہیں مٹی کی تختی پر لکھنا آسان تھا۔ کہانیوں کی طرح اور تاریخ کی تمام دیگر معلومات کی ٹیکنالوجیز کی طرح تحریری دستاویزات ضروری نہیں کہ حقیقت کی درست نمائندگی کریں۔ مثال کے طور پر یوار کی تختی میں ایک غلطی تھی۔ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں کل 896 جانور موصول ہوئے، لیکن جب جدید محققین نے تمام انفرادی اندراجات کو جمع کیا تو ان کی تعداد 898 تک پہنچ گئی۔ دستاویز لکھنے والے کاتب نے بظاہر مجموعی حساب میں غلطی کی تھی اور تختی نے اس غلطی کو آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لیا۔ لیکن چاہے سچے ہوں یا جھوٹے، تحریری دستاویزات نے نئی حقیقتیں پیدا کی۔ جائیدادوں، ٹیکسوں اور ادائیگیوں کی فہرستیں ریکارڈ کر کے انہوں نے انتظامی نظام، بادشاہتیں، مذہبی تنظیمیں اور تجارتی نیٹ ورک بنانا بہت آسان بنا دیا۔ زیادہ خاص طور پر دستاویزات نے بین الذاتی حقیقتوں، ستارہ انٹر سبجیکٹو ریالٹیز، ستارہ کو تخلیق کرنے کے طریقہ کار کو تبدیل کیا۔ زبانی ثقافتوں میں بین الذاتی حقیقتیں ایک ایسی کہانی سنانے سے پیدا ہوتی تھیں جسے بہت سے لوگ اپنے منہ سے دہراتے تھے اور اپنے دماغ میں یاد رکھتے تھے۔ دماغ کی صلاحیت کے نتیجے میں انسانوں کی تخلیق کردہ بین الذاتی حقیقتوں کی اقسام پر ایک حد لگ گئی۔ انسان ایسی بین الذاتی حقیقت نہیں بنا سکتے تھے جسے ان کے دماغ یاد نہ رکھ سکیں، تاہم اس حد کو تحریری دستاویزات کے ذریعے عبور کیا جا سکتا ہے۔ دستاویزات کسی معروضی تجرباتی حقیقت کی نمائندگی نہیں کرتی تھیں، حقیقت خود دستاویزات تھیں۔ جیسا کہ ہم بعد کے ابواب میں دیکھیں گے، تحریری دستاویزات نے اس طرح ایسے نظائر، پریسیڈنٹس اور ماڈلز فراہم کیے جو بالآخر کمپیوٹرز کے ذریعے استعمال کیے جائیں گے۔ کمپیوٹرز کی بین الذاتی حقیقتوں کو تخلیق کرنے کی صلاحیت مٹی کی گولیوں اور کاغذ کے ٹکڑوں کی طاقت کا ایک توسیع ہے۔ ایک اہم مثال کے طور پر ملکیت پر غور کریں۔ زبانی برادریوں میں جہاں تحریری دستاویزات نہیں تھیں، ملکیت ایک بین الذاتی حقیقت تھی جو برادری کے افراد کے الفاظ اور رویوں کے ذریعے پیدا کی جاتی تھی۔ کسی کھیت کا مالک ہونا اس بات کا مطلب تھا کہ آپ کے پڑوسی اس بات پر متفق تھے کہ یہ کھیت آپ کا ہے اور اس کے مطابق برتاؤ کرتے تھے۔ وہ اس کھیت پر کوئی جھونپڑی نہیں بناتے تھے، اپنے مویشی وہاں نہیں چراتے تھے یا آپ کی اجازت کے بغیر وہاں سے پھل نہیں توڑتے تھے۔ ملکیت لوگوں کے مسلسل ایک دوسرے سے باتیں کرنے یا اشارے کرنے سے پیدا اور برقرار رکھی جاتی تھی۔ اس نے ملکیت کو ایک مقامی برادری کا معاملہ بنا دیا اور ایک دور دراز مرکزی اتھارٹی کی تمام زمین کی ملکیت کو کنٹرول کرنے کی صلاحیت پر ایک حد لگائی۔ کوئی بادشاہ، وزیر یا پادری سینکڑوں دور دراز دیہاتوں میں ہر کھیت کا مالک کون تھا اسے یاد نہیں رکھ سکتا تھا۔
उसने अफराद की मुतलक मलकियत के हुकूक का दावीज करने और इस्तेमाल करने की सलाहियत पर भी एक हद लगाई और उसके बजाय इज्तिमाई मलकियत के हुकूक की मुख्तलिफ शक्लों की हिमायत की। मिसाल के तौर पर आपके पड़ोसी आपके खेत पर काश्त करने के हक को तस्लीम कर सकते हैं, लेकिन इसे गैर मुल्कियों को फरोख्त करने के आपके हक को नहीं। एक तालीम याफ्ता रियासत में किसी खेत का मालिक होना इस बात का मतलब बन गया कि ये किसी मिट्टी की तख्ती, बांस की पट्टी, कागज के टुकड़े या सिलिकॉन चिप पर लिखा हुआ है कि आप इस खेत के मालिक हैं। अगर आपके पड़ोसी बरसों से किसी जमीन के टुकड़े पर अपनी भेड़ें चुरा रहे हैं और उनमें से किसी ने कभी ये नहीं कहा कि ये आपका है, लेकिन आप किसी न किसी तरह एक सरकारी दस्तावेज पेश कर सकते हैं जो कहता है कि ये आपका है, तो आपके दावे को नाफिज करने का अच्छा मौका है। इसके बरक्स, अगर तमाम पड़ोसी इस बात पर मुत्तफक हैं कि ये आपका खेत है, लेकिन आपके पास इसे साबित करने के लिए कोई सरकारी दस्तावेज नहीं है, तो बदकिस्मती। मलकियत अब भी एक बेनुज़ाती हकीकत है जो मालूमात के तबादले से पैदा होती है, लेकिन मालूमात अब लोगों के एक दूसरे से बात करने और इशारा करने के बजाय तहरीरी दस्तावेज या कंप्यूटर फाइल की शक्ल इख्तियार करती है। इसका मतलब है कि मलकियत अब एक मरकजी अथॉरिटी के जरिए तय की जा सकती है जो मुताल्लिका दस्तावेजात तैयार करती है और रखती है। इसका ये भी मतलब है कि आप अपने पड़ोसियों की इजाजत के बगैर अपना खेत फरोख्त कर सकते हैं, सिर्फ अहम दस्तावेज को किसी और को मुंतकिल करके। दस्तावेजात की बैनुज़ाती हकीकतें तख्लीक करने की ताकत कदीम आशूरी बोली में खूबसूरती से जाहिर हुई, जिसमें दस्तावेजात को जिंदा चीजों की तरह समझा जाता था जिन्हें मारा भी जा सकता था। कर्ज के मुआहिदों को मारा दुक्कुम जाता था जब कर्ज की अदायगी हो जाती थी। ये तख्ती को तबाह करके उस पर कोई निशान लगाकर या उसकी मोहर तोड़कर किया जाता था। कर्ज का मुआहिदा हकीकत की नुमाइंदगी नहीं करता था, ये खुद हकीकत थी। अगर किसी ने कर्ज अदा कर दिया लेकिन दस्तावेज को मारने में नाकाम रहा तो कर्ज अब भी वाजिबुल अदा था। इसके बरक्स, अगर किसी ने कर्ज अदा नहीं किया लेकिन दस्तावेज किसी और तरीके से मर गई, माइनस शायद कुत्ते ने उसे खा लिया, माइनस तो कर्ज मजीद नहीं रहा। पैसे के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर आपका कुत्ता $100 का बिल खा जाता है तो वो $100 का वजूद खत्म हो जाता है। शुल्गी के यूर में, कदीम अशूरिया में और बेशुमार बाद की रियासतों में समाजी, इक्तसादी और सियासी ताल्लुकात उन दस्तावेजात पर इन्हिसार करते थे जो हकीकत को महज नुमाइंदगी करने के बजाय तख्लीक करती थीं। जब आइन, अमन मुआहिदे और तिजारती मुआहिदे लिखते थे तो वकील, सियासतदान और कारोबारी लोग हफ्तों बल्कि महीनों तक हर लफ्ज पर बहस करते थे, माइनस क्योंकि वो जानते थे कि ये कागज के टुकड़े बेपनाह ताकत रखते हैं। ब्यूरोक्रेसी हर नई मालूमाती टेक्नोलॉजी में इसकी गैर मुतवक्किर रुकावटें होती हैं। ये कुछ पुराने मसाइल हल करती है लेकिन नए पैदा करती है। 1730 की दिहाई कब्ल मसीह के अवाइल में नारामतानी, नरमतानी, मेसोपोटामियाई शहर सिपार में एक पुजारी ने एक रिश्तेदार को मिट्टी की तख्ती पर एक खत लिखा जिसमें उससे चंद मिट्टी की तख्तियां भेजने की दरखास्त की जो उसने अपने घर में रखी थीं। उसने वजाहत की कि उसके विरासत के दावे पर एतराज किया जा रहा था और वो उन दस्तावेजात के बगैर अदालत में अपना केस साबित नहीं कर सकती थी। उसने अपने पैगाम का इख्तिताम एक इल्तिजा के साथ किया, अब मुझे नजरअंदाज न करो, हम नहीं जानते कि आगे क्या हुआ, लेकिन जरा इस सूरत हाल का तसव्वुर करें। अगर रिश्तेदार ने अपना घर तलाश किया लेकिन गुमशुदा तख्तियां नहीं मिले। जैसे जैसे लोग ज्यादा से ज्यादा दस्तावेजात तैयार करते गए, उन्हें तलाश करना बिल्कुल भी आसान नहीं निकला। ये बादशाहों, पुजारियों, ताजरों और हर उस शख्स के लिए एक खास चैलेंज था जिन्होंने अपने आर्काइव्स में हजारों दस्तावेजात जमा कर रखी थीं। जब आपको जरूरत हो तो सही टैक्स रिकॉर्ड, अदायगी की रसीद या कारोबारी मुआहिदा कैसे तलाश करें। तहरीरी दस्तावेजात बाज़ किस्म की मालूमात को रिकॉर्ड करने में इंसानी दिमाग से कहीं बेहतर थीं, लेकिन उन्होंने एक नया और बहुत मुश्किल मसला पैदा किया, बाज़याफ्त रिट्रीवल। दिमाग अपने 10 अरब न्यूरॉन्स और खरबों सिनेप्सिस के नेटवर्क में जखीरा शुदा किसी भी मालूमात को बाज़याफ्त करने में हैरत अंगेज हद तक कारआमद है। अगरचे हमारा दिमाग हमारी ज़ाती जिंदगी, हमारी कौमी तारीख और हमारी मजहबी द्योमालाई कहानियों के बारे में बेशुमार पेचीदा कहानियां महफूज रखता है, लेकिन सेहतमंद अफराद उनमें से किसी के बारे में भी मालूमात 1 सेकंड से भी कम वक्त में बाज़याफ्त कर सकते हैं। आपने नाश्ते में क्या खाया था? आपका पहला कर्श कौन था?
आपके मुल्क को कब आजादी मिली? बाइबल का पहला आयत क्या है? आपने मालूमात के ये तमाम टुकड़े कैसे हासिल किए? कौन सा तरीक़ाकार सही न्यूरॉन और सिनेप्सिस को मुतहर्रिक करता है ताकि जरूरी मालूमात को तेजी से तलब किया जा सके? अगरचे न्यूरोसाइंसदानों ने याददाश्त के मुताला में कुछ पेशरफ्त की है, लेकिन अभी तक कोई भी नहीं समझता कि यादें क्या है या वो बिल्कुल कैसे जखीरा और बाजियाफ्त की जाती हैं। हम जो जानते हैं वो ये है कि लाखों सालों के इर्तिका ने दिमाग के बाजियाफ्त के अमल को हमवार किया है। ताहम एक बार जब इंसानों ने यादों को नामियाती दिमागों से गैर नामियाती दस्तावेजात में मुंतकिल कर दिया तो बाजियाफ्त उस हमवार हयातियाती निज़ाम पर इन्हिसार नहीं कर सकती थी, ना ही ये उन तलाश करने की सलाहियतों पर इन्हिसार कर सकती थी जो इंसानों ने लाखों सालों में तैयार की। इर्तिका ने इंसानों को जंगल में फल और मशरूम तलाश करने के लिए ढाल दिया है, लेकिन आर्काइव में दस्तावेजात तलाश करने के लिए नहीं। खुराक जमा करने वाले जंगल में फल और मशरूम तलाश करते हैं क्योंकि इर्तिका ने जंगलात को एक काबिल शनाख्त नामियाती तरतीब के मुताबिक मुनज़्ज़म किया है। फलदार दरख्त ज़ियाई तालीफ करते हैं, लिहाजा उन्हें सूरज की रोशनी की जरूरत होती है। मशरूम मुर्दा नामियाती मादे पर परवरिश पाते हैं जो आम तौर पर जमीन में पाया जाता है, लिहाजा मशरूम आम तौर पर जमीन की सतह पर होते हैं जबकि फल ऊपर उगते हैं। एक और आम उसूल ये है कि सेब सेब के दरख्तों पर उगते हैं जबकि अंजीर अंजीर के दरख्तों पर उगते हैं। लिहाजा अगर आप सेब की तलाश में हैं तो आपको पहले सेब का दरख्त तलाश करना होगा और फिर ऊपर देखना होगा। जंगल में रहते हुए इंसान इस नामियाती तरतीब को सीखते हैं। आर्काइव्स के साथ ये बहुत मुख्तलिफ है। चूंकि दस्तावेजात जानदार नहीं है, इसलिए वो किसी हयातियाती कवानीन की पाबंदी नहीं करते और इर्तिका ने उन्हें हमारे लिए मुनज़्ज़म नहीं किया। टेक्स्ट रिपोर्ट शेल्फ पर नहीं उगती है, उन्हें वहां रखना पड़ता है। उसके लिए सबसे पहले किसी को ये ख्याल आना चाहिए कि मालूमात को शेल्फ के जरिए दर्जा बंदी किया जाए और ये फैसला किया जाए कि कौन सी दस्तावेजात किस शेल्फ पर जानी चाहिए। खुराक जमा करने वालों के बरक्स, जिन्हें सिर्फ जंगल की पहले से मौजूद तरतीब को दरियाफ्त करने की जरूरत होती है, आर्काइविस्ट को दुनिया के लिए एक नई तरतीब वज़ा करनी पड़ती है। इस तरतीब को ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी वो तरीका है जिससे बड़ी तंजीमों में लोग बाजियाफ्त के मसले को हल करते हैं और इस तरह बड़े और ज्यादा ताकतवर मालूमाती नेटवर्क्स बनाते हैं। लेकिन दास्तानों की तरह ब्यूरोक्रेसी भी अक्सर सच्चाई को तरतीब पर कुर्बान कर देती है। दुनिया पर एक नया निज़ाम ईजाद करके और उसे मुसल्लत करके ब्यूरोक्रेसी ने दुनिया के बारे में लोगों की समझ को मुनफरिद तरीकों से मस्ख किया। हमारे 21वीं सदी के मालूमाती नेटवर्क्स के बहुत से मसाइल, जैसे मुतासिब अलगोरिथम जो लोगों को गलत लेबल करते हैं, या सख्त प्रोटोकॉल जो इंसानी जरूरियात और एहसासात को नजरअंदाज करते हैं, कंप्यूटर के दौर के नए मसाइल नहीं हैं। ये बुनियादी ब्यूरोक्रेटिक मसाइल हैं जो कंप्यूटर्स का ख्वाब देखने से बहुत पहले से मौजूद है। ब्यूरोक्रेसी और सच की तलाश। ब्यूरोक्रेसी का लुग़वी मतलब है तहरीर की मेज से हुक्मरानी। ये इस्तिलाह 18वीं सदी के फ्रांस में ईजाद हुई जब आम अहलकार दराजों वाली एक तहरीरी मेज -1 ब्यूरो माइनस के पास बैठता था। ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम के मरकज में दराज है। ब्यूरोक्रेसी बाजियाफ्त के मसले को दुनिया को दराजों में तकसीम करके और ये जानकर हल करने की कोशिश करती है कि कौन सी दस्तावेज किस दराज में जाती है। उसूल वही रहता है, चाहे दस्तावेज को दराज, शेल्फ, टोकरी, जार, कंप्यूटर फोल्डर या किसी और रिसेप्टिकल में रखा जाए। तकसीम करो और हुकूमत करो। दुनिया को कंटेनर्स में तकसीम करो और कंटेनर्स को अलग रखो ताकि दस्तावेजात आपस में न मिलें। ताहम इस उसूल की एक कीमत है। दुनिया को जैसा कि वो है समझने पर तवज्जो मरकूज करने के बजाय ब्यूरोक्रेसी अक्सर दुनिया पर एक नया और मसनूई निज़ाम मुसल्लत करने में मसरूफ रहती है। ब्यूरोक्रेस मुख्तलिफ दराज ईजाद करके शुरू करते हैं जो बैनुज़ाती हकीकतें हैं जो जरूरी नहीं कि दुनिया में किसी मारूजी तकसीम से मुताबिकत रखती हूं। उसके बाद ब्यूरोक्रेट्स दुनिया को उन दराजों में फिट करने की कोशिश करते हैं और अगर फिट बहुत अच्छा नहीं होता तो ब्यूरोक्रेट्स ज्यादा जोर लगाते हैं। जिसने भी कभी कोई सरकारी फॉर्म भरा है वो ये अच्छी तरह जानता है, जब आप फॉर्म भरते हैं और दर्ज करदा इख्तियारात में से कोई भी आपके हालात के मुताबिक नहीं होता तो आपको खुद को फॉर्म के मुताबिक ढालना पड़ता है, न कि फॉर्म को आपके मुताबिक ढालना पड़ता है।
हकीकत की पेचीदगी को महदूद तादाद में मुकर्ररा दराजों में कम करना ब्यूरोक्रेट्स को नज़्म बरकरार रखने में मदद करता है, लेकिन ये सच्चाई की कीमत पर आता है। चूंकि वो अपने दराजों पर अटके हुए हैं, माइनस यहाँ तक कि जब हकीकत कहीं ज्यादा पेचीदा हो, माइनस ब्यूरोक्रेट्स अक्सर दुनिया के बारे में एक मस्कशुदा समझ पैदा करते हैं। हकीकत को सख्त दराजों में तकसीम करने का जज्बा ब्यूरोक्रेट्स को अपने आमाल के वसीतर असरात से कता नजर तंग अहदाफ की पैरवी करने पर भी मजबूर करता है। एक ब्यूरोक्रेट जिसे सनती पैदावार बढ़ाने का काम सौंपा गया है, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात को नजरअंदाज करने का इम्कान है जो उसके दायरा इख्तियार से बाहर आते हैं, और शायद जहरीला फजला करीब की नदी में डाल दे, जिससे नीचे की तरफ माहौलियाती तबाही हो सकती है। अगर हुकूमत फिर आलूदगी से निमटने के लिए एक नया महकमा कायम करती है, तो उसके ब्यूरोक्रेट्स मजीद सख्त कवानीन के लिए दबाव डालने का इम्कान रखते हैं, चाहे इसके नतीजे में अपस्ट्रीम कम्युनिटीज के लिए इक्तसादी तबाही ही क्यों ना हो। मिसाली तौर पर किसी को तमाम मुख्तलिफ तहफ़्फ़ुज़ात और पहलुओं को मद्देनजर रखने के काबिल होना चाहिए, लेकिन ऐसा जामे नुक्ता नजर ब्यूरोक्रेटिक तकसीम को अबूर करने या ख़त्म करने का तकाजा करता है। ब्यूरोक्रेसी से पैदा होने वाली बिगाड़ न सिर्फ हुकूमती एजेंसियों और निजी कारपोरेशंस बल्कि साइंसी शोबों को भी मुतासिर करती हैं। मिसाल के तौर पर गौर करें कि यूनिवर्सिटियां किस तरह मुख्तलिफ फैकल्टीज और शोबों में तकसीम होती हैं। तारीख़ हयातियात और रियाजी से अलग है। क्यों? यकीनन ये तकसीम मारूजी हकीकत की अक्कासी नहीं करती, ये तालीमी ब्यूरोक्रेट्स की बैनुज़ाती ईजाद है। मिसाल के तौर पर कोविड-19 वबाई मर्ज एक ही वक्त में एक तारीखी, हयातियाती और रियाजियाती वाक़या था, लेकिन वबाई अमराज का तालीमी मुतालिया तारीख, हयातियात और रियाजी दीगर के अलावा के अलग अलग शोबों के दरमियान तकसीम है। एक तालीमी डिग्री हासिल करने वाले तुलबा को आमतौर पर यह फैसला करना होता है कि वो उनमें से किस शोबे से ताल्लुक रखते हैं। उनका फैसला उनके कोर्सेज के इंतखाब को महदूद करता है, जो बदले में दुनिया के बारे में उनकी समझ को तश्कील देता है। रियाजी के तुलबा सीखते हैं कि मौजूदा इन्फेक्शन की शरह से मुस्तकबिल की अमवात की सतहों की पेशगोई कैसे की जाए। हयातियात के तुलबा सीखते हैं कि वायरस वक्त के साथ कैसे तब्दील होते हैं, और तारीख के तुलबा सीखते हैं कि मजहबी और सियासी अकायद हुकूमती हिदायत पर अमल करने की लोगों की रजामंदी को कैसे मुतासिर करते हैं। कोविड-19 को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए रियाजियाती, हयातियाती और तारीखी मज़ाहिर को मद्देनजर रखना जरूरी है, लेकिन तालीमी ब्यूरोक्रेसी ऐसे जामे नुक्ता नजर की हौसला अफजाई नहीं करती। जैसे जैसे आप तालीमी सीढ़ी चढ़ते हैं, तखस्सुस स्पेशलाइजेशन का दबाव सिर्फ बढ़ता है। तालीमी दुनिया शाये करो या फना हो जाओ के कानून के तहत चलती है। अगर आपको नौकरी चाहिए तो आपको पीयर रिव्यूड जर्नल्स में शाये करना होगा, लेकिन जर्नल्स मज़ामीन के लिहाज से तकसीम होते हैं, और हयातियात के जर्नल में वायरस की तब्दीलियों पर एक मजमून शाये करने के लिए, तारीख के जर्नल में वबाई अमराज की सियासत पर एक मजमून शाये करने से मुख्तलिफ कन्वेंशंस की पैरवी करना पड़ती है। मुख्तलिफ इस्तिलाहात, मुख्तलिफ हवालों के कवायद और मुख्तलिफ तवक्कुआत होती हैं। मुअर्रिखीन को सकाफत की गहरी समझ होनी चाहिए और तारीखी दस्तावेजात को पढ़ने और उनकी तशरीह करने का तरीका मालूम होना चाहिए। माहिरीन हयातियात को इर्तिका की गहरी समझ होनी चाहिए और डी नेशनल असम्बली मालिक्यूल्स को पढ़ने और उनकी तशरीह करने का तरीका मालूम होना चाहिए। ऐसी चीजें जो जुमरों के दरमियान आती हैं, जैसे इंसानी सियासी नजरियात और वायरस के इर्तिका के दरमियान बाहमी तामुल, अक्सर हल तलब रह जाती हैं। ये समझने के लिए कि माहिरीन तालीम एक गंदी और सयाल दुनिया को किस तरह सख्त ब्यूरोक्रेटिक जुमरों में धकेल देते हैं, आइए हयातियात की मखसूस डिसिप्लिन में थोड़ा गहराई से खोज लगाएं। दारुन के अनवा की इब्तिदा की वजाहत करने से पहले कार्ल लिनेस जैसे इब्तिदाई उलमा को पहले ये तारीफ करनी थी कि एक नौ क्या है और तमाम जिंदा हयातियात को अनवा में दर्जाबंदी करना था। ये दलील देने के लिए कि शेर और चीते एक मुश्तरका बिल्लियों के जद से इर्तिका पजीर हुए, आपको पहले शेर और चीते की तारीफ करनी होगी। ये एक मुश्किल और कभी ना खत्म होने वाला काम साबित हुआ, क्योंकि जानवर, पौधे और दीगर हयातियात अक्सर अपने मुख्तस दराजों की हुदूद को पामाल करते हैं। इर्तिका को किसी भी ब्यूरोक्रेटिक स्कीम में आसानी से शामिल नहीं किया जा सकता। इर्तिका का पूरा नुक्ता यह है कि अनवाएं मुसलसल बदलती रहती हैं, जिसका मतलब है कि हर नौ को एक गैर मुतगय्यर दराज में रखना हयातियाती हकीकत को मस्ख करता है। मिसाल के तौर पर यह एक खुला सवाल है कि होमो इरेक्टस कब खत्म हुआ।
और होमो सेपियंस कब शुरू हुआ? क्या कभी दो इरेक्टस वालिदैन थे जिनका बच्चा पहला सेपियंस था? अनवा भी आपस में घुल मिल जाती हैं। बज़ाहिर अलग अलग अनवा से ताल्लुक रखने वाले जानवर न सिर्फ जिनसी ताल्लुकात कायम करते हैं बल्कि ज़रखेज़ औलाद भी पैदा करते हैं। आज रहने वाले ज्यादातर सेपियंस में तकरीबन 1 से 3% नेंडरथल डी नेशनल असेंबली है, जो इस बात की निशानदही करता है कि कभी एक बच्चा था जिसका बाप नेंडरथल था और माँ सेपियंस या उसके बरअक्स थी। तो क्या सेपियंस और नेंडरथल्स एक ही नौ हैं या मुख्तलिफ अनवा? और क्या नौ एक मारूजी हकीकत है जिसे माहिरीन हयातियात दरियाफ्त करते हैं, या ये एक बैनुज़ाती हकीकत है जिसे माहिरीन हयातियात मुसल्लत करते हैं? जानवरों के अपने दराजों से बाहर निकलने की बेशुमार दीगर मिसालें मौजूद हैं। लिहाजा साफ ब्यूरोक्रेटिक तकसीम रंग अनवा, फ्यूजन अनवा और हाइब्रिड को दुरुस्त तरीके से दर्जाबंदी करने में नाकाम रहती है। ग्रिजली रीच और कुतबी रीच कभी कभी पिजली रीच और ग्रोलर रीच पैदा करते हैं। शेर और चीते लाइगर्स और टीगोन्स पैदा करते हैं। जब हम अपना ध्यान ममालिया और दीगर कसीर खुलियाई जानदारों से हटाकर एक खुलिये वाले बैक्टीरिया और आर्किया की दुनिया पर मरकूज करते हैं तो हम देखते हैं कि वहां अफरा तफरी का राज है। उफ्टी जीन ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफर के नाम से जाने वाले अमल में एक खुलिये वाले जानदार न सिर्फ मुताल्लिका अनवा के जानदारों के साथ बल्कि बिल्कुल मुख्तलिफ जनरा, किंगडम्स, ऑर्डर्स और यहाँ तक कि डोमेन्स के जानदारों के साथ भी बाकायदगी से जीनियाती मवाद का तबादला करते हैं। बैक्टीरिया के माहिरीन को इन कैमरास पर नजर रखना बहुत मुश्किल काम लगता है, और जब हम जिंदगी के बिल्कुल किनारे पर पहुंचते हैं और SARS-CoV-2 कोविड-19 का जिम्मेदार जैसे वायरसेस पर गौर करते हैं तो चीजें और भी पेचीदा हो जाती हैं। वायरस जिंदगी के मौजूदा सख्त हदबंदी के दोनों तरफ रहते हैं, माइनस जिंदा चीजों और बेजान मादे के दरमियान, माइनस हयातियात और केमिस्ट्री के दरमियान। बैक्टीरिया के बरक्स वायरस एक खुलिये वाले जानदार नहीं होते, वो बिल्कुल खुलिये नहीं होते और उनके पास अपना कोई खुलियाई ढांचा नहीं होता। वायरस ना तो खाते हैं और ना ही मेटाबोलाइज करते हैं और खुद से तौलीद नहीं कर सकते। वो जीनियाती कोड के छोटे पैकेट्स होते हैं जो खुलियों में दाखिल होकर उनके खुलियाई ढांचे को हाईजैक करने और उन्हें उस गैर मुल्की जीनियाती कोड की मजीद कापियां तैयार करने की हिदायत देने के काबिल होते हैं। नई कापियां खुलिये से फटकर निकलती हैं ताकि मजीद खुलियों को मुतासिर और हाईजैक कर सके। इसी तरह गैर मुल्की कोड वायरल हो जाता है। साइंसदान इस बात पर बेइंतहा बहस करते हैं कि क्या वायरस को जिंदगी की शक्लें शुमार किया जाना चाहिए या वो जिंदगी की हदबंदी से बाहर आते हैं, लेकिन ये हदबंदी एक मारूजी हकीकत नहीं है, ये एक बैनुज़ाती रिवायत है। यहाँ तक कि अगर माहिरीन हयातियात इस बात पर इत्तफाक राय पर पहुंच जाएं कि वायरस जिंदगी की शक्लें हैं, तो ये वायरस के रवैये के बारे में कुछ भी नहीं बदलेगा। ये सिर्फ इस बात को बदलेगा कि इंसान उनके बारे में कैसे सोचते हैं। यकीनन बैनुज़ाती रिवायात, सितारा इंटरसब्जेक्टिव कन्वेंशन, सितारा खुद हकीकत का हिस्सा है। जैसे जैसे हम इंसान ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, इसी तरह हमारे बैनुज़ाती अकायद हमारे मालूमाती नेटवर्क से बाहर की दुनिया के लिए ज्यादा अहम होते जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर साइंसदानों और कानून साजों ने अनवा को उनके मादूम होने के खतरे के मुताबिक दर्जा बंद किया है, जिसमें सबसे कम तशवीश से लेकर कमजोर और नायाब से मादूम तक का पैमाना है। किसी खास जानवरों की आबादी को नायाब अनवा के तौर पर तारीफ करना एक बैनुज़ाती इंसानी रिवायत है, लेकिन उसके दौर रस नताइज हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर उन जानवरों के शिकार या उनके मस्कन को तबाह करने पर कानूनी पाबंदियां आयद करना। एक ब्यूरोक्रेटिक फैसला कि आया कोई खास जानवर नायाब अनवा के दराज में आता है या कमजोर अनवा के दराज में जिंदगी और मौत का फर्क पैदा कर सकता है। जैसा कि हम आने वाले अबवाब में बार बार देखेंगे, जब कोई ब्यूरोक्रेसी आप पर एक लेबल लगाती है, अगरचे वो लेबल महज एक रिवायत हो, फिर भी वो आपकी किस्मत का तयन कर सकता है। ये बात सच है चाहे ब्यूरोक्रेट जानवरों का खून और गोश्त का माहिर हो, इंसानों का खून और गोश्त का माहिर हो, या गैर नामियाती एआई। गहरी रियासत, द डीप स्टेट ब्यूरोक्रेसी के दिफा में ये बात नोट की जानी चाहिए कि अगरचे ये कभी कभी सच्चाई को कुर्बान करती है और दुनिया के बारे में हमारी समझ को मस्ख करती है, लेकिन ये अक्सर नज़्म ज़ब्त की खातिर ऐसा करती है जिसके बगैर किसी बड़े पैमाने पर इंसानी नेटवर्क को बरकरार रखना मुश्किल होगा। अगरचे ब्यूरोक्रेसियां कभी भी कामिल नहीं होती, क्या बड़े नेटवर्क्स को संभालने का कोई बेहतर तरीका है? मिसाल के तौर पर अगर हमने तालीमी दुनिया में तमाम रिवायती तकसीम,
तमाम महकमे और फैकल्टीज और खसूसी जर्नल्स को ख़त्म करने का फैसला किया, तो क्या हर मुमकिन डॉक्टर से तवक्को की जाएगी कि वो तारीख के मुतालिया के लिए कई साल वक्फ करे? और क्या उन लोगों को माहिर वायरोलॉजिस्ट समझा जाएगा जिन्होंने ब्लैक डेथ के मसीही थियोलॉजी पर असरात का मुतालिया किया? क्या ये सेहत की देखभाल के बेहतर निज़ामों का बायस बनेगा? जो भी दुनिया के लिए ज्यादा जामे नुक्ता नज़र के हक में तमाम ब्यूरोक्रेसियों को ख़त्म करने का तसव्वुर करता है, उसे उस हकीकत पर गौर करना चाहिए कि हस्पताल भी ब्यूरोक्रेटिक इदारे हैं। वो मुख्तलिफ महकमों में तकसीम है, जिनमें दर्जाबंदियां, प्रोटोकॉल और भरने के लिए बहुत से फॉर्म होते हैं। वो बहुत सी ब्यूरोक्रेटिक बीमारियों का शिकार होते हैं, लेकिन वो फिर भी हमें हमारी बहुत सी हयातियाती बीमारियों से ठीक करने में कामयाब रहे हैं। यही बात तकरीबन तमाम दीगर खिदमात पर लागू होती है जो हमारी जिंदगी को बेहतर बनाती हैं, हमारे स्कूलों से लेकर हमारे सेवरेज सिस्टम तक। जब आप टॉयलेट फ्लश करते हैं तो फजला कहाँ जाता है? ये गहरी रियासत में जाता है। पाइपों, पंपों और सुरंगों का एक पेचीदा जेरे जमीन जाल है जो हमारे घरों के नीचे चलता है और हमारे फजले को जमा करता है, उसे पीने के पानी की सप्लाई से अलग करता है और या तो उसका इलाज करता है या उसे महफूज तरीके से ठिकाने लगाता है। किसी को इस गहरे जाल को डिजाइन करना, बनाना और बरकरार रखना, उसमें सुराख बंद करना, आलूदगी की सतह की निगरानी करना और कारकुनों को अदायगी करना जरूरी है। ये भी ब्यूरोक्रेटिक काम है और अगर हम इस मखसूस महकमा को खत्म कर दें तो हमें बहुत सी तकलीफ और यहाँ तक कि मौत का सामना करना पड़ेगा। सीवरेज का पानी और पीने का पानी हमेशा मिलने के खतरे में रहते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से हमारे लिए ब्यूरोक्रेट्स मौजूद हैं जो उन्हें अलग रखते हैं। जदीद सीवरेज निज़ाम के क़याम से पहले पेचिश और हैजा जैसी पानी से पैदा होने वाली मुताद्दी बीमारियों ने दुनिया भर में लाखों अफराद को हलाक किया। 1854 में लंदन के सैकड़ों बाशिंदे हैजे से मरने लगे। ये एक निस्बतन छोटा वबा आउटब्रेक था, लेकिन ये हैजे की तारीख में, आमतौर पर वबाई अमराज की तारीख में और सीवरेज की तारीख में एक अहम मोड़ साबित हुआ। इस वक्त का सबसे बड़ा तिब्बी नजरिया ये था कि हैजे की वबा खराब हुआ की वजह से होती है, लेकिन तिब्बी माहिर जॉन स्नो को शक था कि इसकी वजह पानी की फराहमी थी। उन्होंने इंतहाई तंदही से हैजे के तमाम मालूम मरीजों, उनके रिहायशी मकाम और उनके पानी के जराए को ट्रैक और दर्ज किया। नतीजे में हासिल होने वाले डेटा ने उन्हें सोहो की ब्रोड स्ट्रीट पर वाक़ वाटर पंप को वबा का मरकज करार देने पर मजबूर किया। ये एक थका देने वाला ब्यूरोक्रेटिक काम था, डेटा इकट्ठा करना, उसकी दर्जाबंदी करना और उसका नक्शा बनाना, लेकिन उसने जाने बचाए। सुनो ने अपनी तहकीक के नताइज मकामी हुक्काम को समझाए और उन्हें ब्रॉड स्ट्रीट पंप को गैर फ़ाल करने पर राजी किया, जिससे वबा का मुअस्सर तरीके से खात्मा हो गया। बाद में होने वाली तहकीक से पता चला कि ब्रॉड स्ट्रीट पंप को पानी फराहम करने वाला कुआं हैजे से मुतासिरा गड्ढे से 1 मीटर से भी कम फासले पर खोदा गया था। सुनो की दरियाफ्त और बाद के कई साइंसदानों, इंजीनियरों, वकला और हुक्काम के काम के नतीजे में गटरों, सेसपिट्स, वाटर पंप और सीवरेज लाइन्स को मुनज़्ज़म करने वाली एक वसी ब्यूरोक्रेसी वजूद में आई। आज के इंग्लैंड में कुएं खोदने और गटर बनाने के लिए फॉर्म भरने और लाइसेंस हासिल करने की जरूरत होती है, जो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि पीने का पानी किसी ऐसे कुएं से ना आए जिसे किसी ने गटर के करीब खोदा हो। जब ये निज़ाम बखूबी काम करता है तो उसे भूल जाना आसान है, लेकिन 1854 से अब तक इसने लाखों जानें बचाई हैं और ये जदीद रियासतों की फराहम करदा सबसे अहम खिदमात में से एक है। 2014 में हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैतुल खला की कमी को हिंदुस्तान के सबसे बड़े मसाइल में से एक करार दिया। खुले में रफा हाजत हैजा, पेचिश और असहाल जैसी बीमारियों के फैलने की एक बड़ी वजह है, साथ ही खवातीन और लड़कियों को जिनसी हमलों का निशाना बनाती है। अपनी अहम सोच भारत अभियान क्लीन इंडिया मिशन के हिस्से के तौर पर मोदी ने तमाम हिंदुस्तानी शहरियों को बैतुल खला तक रसाई फराहम करने का वादा किया और 2014 से 2020 के दरमियान हिंदुस्तानी रियासत ने इस मंसूबे में तकरीबन $10 अरब की सरमायाकारी की, जिसमें 100 मिलियन से ज्यादा नए बैतुल खला बनाए गए। सीवरेज महाकावी नज़मों का मौजू नहीं है, लेकिन ये एक अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाली रियासत का इम्तिहान है। हयातियाती ड्रामे, द बायोलॉजिकल ड्रामाज, द्योमालाई कहानियां और ब्यूरोक्रेसी हर बड़े पैमाने पर मुआशरे के 2 सुतून हैं। फिर भी जहां द्योमालाई कहानियां आमतौर पर सहर अंगेजी पैदा करती हैं, वही ब्यूरोक्रेसी शक पैदा करती है।
अपनी फराहम करदा खिदमात के बावजूद फायदेमंद ब्यूरोक्रेसियां भी अक्सर आवाम का एतमाद हासिल करने में नाकाम रहती हैं। बहुत से लोगों के लिए ब्यूरोक्रेसी का लफ्ज ही मनफी मफहूम रखता है। इसकी वजह यह है कि ये जानना फितरी तौर पर मुश्किल है कि आया एक ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम फायदेमंद है या नुकसानदाह। तमाम ब्यूरोक्रेसियां अच्छी हों या बुरी एक अहम खुसूसियत रखती हैं, इंसानों के लिए उन्हें समझना मुश्किल है। कोई भी बच्चा दोस्त और बदमाश के दरमियान फर्क बता सकता है। आप जानते हैं कि कोई आपके साथ अपना लंच शेयर करता है या उसके बजाय आपका ले लेता है, लेकिन जब टैक्स जमा करने वाला आपकी आमदनी से हिस्सा लेने आता है तो आप कैसे बता सकते हैं कि ये एक नए अवामी सेवरेज निज़ाम की तामीर में जाता है या सदर के लिए एक नए नजी दच्चा में। तमाम मुताल्लिका मालूमात हासिल करना मुश्किल है और उसे समझना उससे भी मुश्किल है। शहरियों के लिए ये समझना भी इतना ही मुश्किल है कि ब्यूरोक्रेटिक तरीक़ाकार कैसे तय करते हैं कि तुलबा को स्कूलों में कैसे दाखिल किया जाता है, अस्पतालों में मरीजों का इलाज कैसे किया जाता है या कचरा कैसे जमा और रिसाइकल किया जाता है। तासुब, धोखाधड़ी या बदउनवानी के इल्जामात को ट्वीट करने में 1 मिनट लगता है और उन्हें साबित या गलत साबित करने में कई हफ्तों की मुशक्कत दरकार होती है। दस्तावेजात, आर्काइव्स, फॉर्म्स, लाइसेंस, कवायद व ज़वाबित और दीगर ब्यूरोक्रेटिक तरीक़ेकार ने मुआशरे में मालूमात के बहाव के तरीके को तब्दील कर दिया है और उसके साथ ही ताकत के काम करने के तरीके को भी। उसने ताकत को समझना कहीं ज्यादा मुश्किल बना दिया। बंद दफातर और आर्काइव्स के दरवाजों के पीछे क्या हो रहा है, जहां गुमनाम अहलकार दस्तावेजात के ढेरों का तज्जिया और तंजीम करते हैं और कलम की एक जुम्बिश या माउस के एक क्लिक से हमारी किस्मत का फैसला करते हैं। कबायली मुआशरों में जहां तहरीरी दस्तावेजात और ब्यूरोक्रेसी की कमी थी, इंसानी नेटवर्क सिर्फ इंसानी से इंसानी और इंसानी से कहानी के सिलसिले पर मुश्तमिल होता था। इख्तियार उन लोगों के पास होता था जो मुख्तलिफ सिलसिलों को जोड़ने वाले जंक्शंस को कंट्रोल करते थे। ये जंक्शंस कबीले के बुनियादी अफसाने थे। करिश्माती रहनुमा, मुकर्ररीन और अफसाना साज जानते थे कि उन कहानियों का इस्तेमाल किस तरह शनाख्तें बनाने, इत्तेहाद कायम करने और जज्बात को मुतासिर करने के लिए किया जाए। तहरीरी दस्तावेजात और ब्यूरोक्रेटिक तरीक़ेकार से जुड़े इंसानी नेटवर्क्स में कदीम यूआर से लेकर जदीद हिंदुस्तान तक मुआशरा जुज़वी तौर पर इंसानों और दस्तावेजात के दरमियान तामुल पर इन्हिसार करता है। इंसानी से इंसानी और इंसानी से कहानी के सिलसिलों के अलावा ऐसे मुआशरे इंसानी से दस्तावेज के सिलसिलों से भी जुड़े होते हैं। जब हम एक ब्यूरोक्रेटिक मुआशरे को काम करते हुए देखते हैं तो हम अब भी इंसानों को दूसरे इंसानों को कहानियां सुनाते हुए देखते हैं, जैसा कि जब लाखों हिंदुस्तानी रिमाइंड सीरीज देखते हैं। लेकिन हम इंसानों को दूसरे इंसानों को दस्तावेजात भी देते हुए देखते हैं, जैसा कि जब टेलीविजन नेटवर्क्स को नशरियाती लाइसेंस के लिए दरखास्त देने और टैक्स रिपोर्ट्स भरने की जरूरत होती है। एक मुख्तलिफ नुक्ता नजर से देखा जाए तो हम जो देखते हैं वो दस्तावेजात हैं जो इंसानों को दूसरी दस्तावेजात के साथ मशगूल होने पर मजबूर करती हैं। इससे इख्तियार में तब्दीलियां आईं। जैसे जैसे दस्तावेजात बहुत से समाजी सिलसिलों को जोड़ने वाला एक अहम मरकज बन गई, इन दस्तावेजात में काफी ताकत आ गई और दस्तावेजात के पुरअसरार मंतिक के माहिरीन नए इख्तियारी शख्सियात के तौर पर उभरे। मुंतजिमीन, अकाउंटेंट्स और वकला ने सिर्फ पढ़ने और लिखने में ही नहीं बल्कि फॉर्म बनाने, दराजों को अलग करने और आर्काइव्स को संभालने की महारतें भी हासिल कर लें। ब्यूरोक्रेटिक निज़ामों में ताकत अक्सर मुबहम बजट की खामियों को इस्तेमाल करने और दफातर, कमेटियों और सब कमेटियों की भूल भलियों में अपना रास्ता जानने से आती है। इख्तियार में इस तब्दीली ने दुनिया में ताकत के तवाज़ुन को बदल दिया। बेहतर या बदतर, तालीम याफ्ता ब्यूरोक्रेसियों ने आम शहरियों के खर्च पर मरकजी अथॉरिटी को मजबूत किया। ये सिर्फ इतना नहीं था कि दस्तावेजात और आर्काइव्स ने मरकज के लिए हर किसी पर टैक्स लगाना, फैसला करना और जबरन भर्ती करना आसान बना दिया। ब्यूरोक्रेटिक ताकत को समझने की मुश्किल ने बैक वक्त आवाम के लिए मरकजी अथॉरिटी को मुतासिर करना, मुजाहमत करना या उससे बचना मुश्किल बना दिया। यहाँ तक कि जब ब्यूरोक्रेसी एक मेहरबान कुव्वत थी, लोगों को सीवेज निज़ाम, तालीम और सिक्योरिटी फराहम कर रही थी, तब भी उसने हुक्मरानों और हुक्मरानों के दरमियान फर्क को बढ़ाया। इस निज़ाम ने मरकज को उन लोगों के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात जमा करने और रिकॉर्ड करने के काबिल बनाया जिन पर वो हुकूमत करता था, जबकि मुअख्खर जिक्र को ये समझना बहुत मुश्किल लगता था कि खुद निज़ाम कैसे काम करता है। फन, जो हमें जिंदगी के बहुत से दूसरे पहलुओं को समझने में मदद करता है, इस मामले में सिर्फ महदूद मदद फराहम कर सका।
शायरों, ड्रामा निगारों और फिल्म साजों ने कभी कभार ब्यूरोक्रेटिक ताकत की हरकियात पर तवज्जो मरकूज की है। ताहम ये एक बहुत मुश्किल कहानी साबित हुई है। फनकार आमतौर पर कहानियों की एक महदूद सेट के साथ काम करते हैं जो हमारी हयातियात में जुड़ी हुई है, लेकिन उनमें से कोई भी हयातियाती ड्रामा ब्यूरोक्रेसी के काम को ज्यादा वाज़ेह नहीं करता, क्योंकि ये सब दस्तावेजात और आर्काइव्स के ज़हूर से लाखों साल पहले इर्तिका के जरिए तैयार किए गए हैं। ये समझने के लिए कि हयातियाती ड्रामे क्या हैं और वो ब्यूरोक्रेसी को समझने के लिए एक नाक़िस रहनुमा क्यों है, आइए इंसानियत के अजीम तरीन फन्नी शाहकारों में से एक रामायण के प्लॉट पर तफसील से गौर करें। रामायण की एक अहम कहानी का ताल्लुक इपोनिमस शहजादे राम, इसके वालिद बादशाह दशरथ और उसकी सुतेली माँ मलका कीकी के दरमियान ताल्लुकात से है। अगरचे राम सबसे बड़े बेटे होने के नाते बादशाहत का जायज वारिस है, कीकी बादशाह को राम को जंगल में जलावतन करने और उसकी बजाय अपने बेटे भरत को जानशीनी सौंपने पर राजी करती है। इस कहानी के पीछे कई हयातियाती ड्रामे हैं जो मुमालिया और परिंदों के इर्तिका में करोड़ों साल पहले से मौजूद हैं। तमाम मुमालिया और परिंदों के बच्चे जिंदगी के पहले मरहले में अपने वालिदैन पर मुनहसिर होते हैं, वालिदैन की देखभाल चाहते हैं और वालिदैन की गफलत या दुश्मनी से डरते हैं। जिंदगी और मौत दांव पर लगी होती है। एक बच्चा या चूजा जो घोंसले से बहुत जल्दी बाहर धकेल दिया जाए, वो भूख या शिकारियों से मौत के खतरे में होता है। इंसानों में वालिदैन की तरफ से नजरअंदाज किए जाने या छोड़ दिए जाने का खौफ सिर्फ बच्चों की कहानियों जैसे सन व्हाइट, सिंड्रेला और हैरी पॉटर के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे कुछ सबसे बाअसर कौमी और मजहबी अफसानों के लिए भी एक नमूना है। रामायण वाहिद मिसाल से बहुत दूर है। मसीही इलाहियात में लानत को माँ चर्च और आसमानी बाप से तमाम राब्ता खो देने के तौर पर तस्वुर किया जाता है। जहन्नम एक गुमशुदा बच्चा है जो अपने गुमशुदा वालिदैन के लिए रो रहा है। एक मुताल्का हयातियाती ड्रामा, बायोलॉजिकल ड्रामा, जो इंसानी बच्चों, मुमालिया के बच्चों और परिंदों के चूजों के लिए भी जाना पहचाना है, वो है बाप मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करता है। माहिरीन हयातियात और जनियात दानों ने बहन भाइयों की रकाबत को इर्तिका के अहम अमल में से एक के तौर पर शनाख्त किया है। बहन भाई खाने और वालिदैन की तवज्जो के लिए बाकायदगी से मुकाबला करते हैं, और कुछ अनवा में एक बहन भाई के जरिया दूसरे बहन भाई का कत्लेआम है। धारीदार लकड़बग्घों के तकरीबन 1/4 बच्चे अपने बहन भाइयों के हाथों मारे जाते हैं, जो आम तौर पर उसके नतीजे में ज्यादा वालिदैन की देखभाल से लुत्फअंदोज होते हैं। सैंड टाइगर शार्क्स में मादा अपने रहम में मुताद्दिद जनीन रखती हैं। पहला जनीन जो तकरीबन 10 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है, फिर बाकी सबको खा जाता है। बहन भाइयों की रकाबत की हरकियात रामायण के अलावा भी मुताद्दिद अफसानों में जाहिर होती हैं। मिसाल के तौर पर काबील और हाबील, किंग लेयर और टेलीविजन सीरीज सक्सेशन की कहानियों में पूरी कौमें, जैसे यहूदी लोग, अपनी शनाख्त इस दावे पर मबनी कर सकते हैं कि हम बाप के पसंदीदा बच्चे हैं। रामायण का दूसरा बड़ा प्लाट शहजादा राम, उसकी महबूबा सीता और राक्षस बादशाह रावण के जरिए तश्कील करदा रूमानी मुसल्लस पर मरकूज है, जो सीता को अगवा कर लेता है। लड़का लड़की से मिलता है और लड़का लड़की के लिए लड़के से लड़ता है भी हयातियाती ड्रामे हैं जो करोड़ों सालों से बेशुमार मुमालिया, परिंदों, रेंगने वाले जानवरों और मछलियों के जरिए पेश किए गए हैं। हम उन कहानियों से मशहूर होते हैं क्योंकि उन्हें समझना हमारे आबाओ अजदाद की बका के लिए जरूरी था। होमर, शेक्सपियर और वाल्मीकि रामायण के मुबीना मुसन्नफ जैसे इंसानी कहानी सुनाने वालों ने हयातियाती ड्रामों पर तफसील से रोशनी डालने की हैरत अंगेज सलाहियत का मुजाहरा किया है। लेकिन हत्तीज के अजीम तरीन शायराना कहानियां भी आमतौर पर अपने बुनियादी प्लॉट को इर्तिका की किताब से नकल करती हैं। रामायण में बार बार आने वाला एक तीसरा मौजू पाकीज़गी और नापाकी के दरमियान कशमकश है, जिसमें सीता हिंदू सकाफत में पाकीज़गी की मिसाल है। पाकीज़गी के साथ सकाफती जुनून आलूदगी से बचने के इर्तिकाई जद्दोजहद से शुरू होता है। तमाम जानवरों को नए खाने की कोशिश करने की जरूरत और जहरालूद होने के खौफ के दरमियान फटा जाता है। इसलिए इर्तिका ने जानवरों को तजस्सुस और जहरीली या किसी और तरह से खतरनाक चीज के राब्ते में आने पर घुन महसूस करने की सलाहियत दोनों से आरास्ता किया है। सियासतदानों और पैगंबरों ने उन घुन के तरीकाकार को जोड़ना सीखा है। कौम परस्त और मजहबी दास्तानों में मुमालिक या गिरजाघरों को एक हयातियाती जिस्म के तौर पर दिखाया जाता है जो नापाक दखलंदाजों से आलूदा होने के खतरे में होता है। सदियों से मुतासिबीन अक्सर कहते रहे हैं कि नस्ली और मजहबी अकलियतें बीमारियां फैलाती हैं,
कि LGBTQ लोग आलूदगी का जरिया हैं या ये कि खवातीन नापाक हैं। 1994 की रवांडा नस्लकशी के दौरान हतू प्रोपेगंडे में तुत्सीस को काकरोच कहा जाता था। नाजियों ने यहूदियों का चूहों से मवाजना किया। तजर्बात से पता चला है कि चंपेंजी भी दूसरे गिरोह के नावाकिफ चंपेंजियों की तस्वीर देखकर घुन का इजहार करते हैं। शायद किसी दूसरी सकाफत में पाकीज़गी बमुकाबला नापाकी का हयातियाती ड्रामा रिवायती हिंदू मत से ज्यादा इंतहा तक नहीं पहुंचाया गया। उसने जात पात का एक बैनुज़ाती निज़ाम सितारा इंटरसब्जेक्टिव सिस्टम सितारा तश्कील दिया जो उनकी मुबैना पाकीज़गी की सतह के मुताबिक दर्जाबंद था, जिसमें खालिस बरहमन सबसे ऊपर और मुबैना तौर पर नापाक दिलत जो पहले अछूत के नाम से जाने जाते थे सबसे नीचे। पेशों, औजारों और रोजमर्रा की सरगर्मियों को भी उनकी पाकीज़गी की सतह के मुताबिक दर्जाबंद किया गया है और सख्त कवानीन ने नापाक अफराद को खालिस अफराद से शादी करने, उन्हें छूने, उनके लिए खाना तैयार करने या हतीज की उनके करीब आने से भी मना किया है। जदीद हिंदुस्तान अभी भी इस मीरास से नबर्द आजमा है जो जिंदगी के तकरीबन तमाम पहलुओं पर असरअंदाज होती है। मिसाल के तौर पर नापाकी के खौफ ने मस्कूरा स्वच्छ भारत अभियान क्लीन इंडिया मिशन के लिए मुख्तलिफ पेचीदगियां पैदा की, क्योंकि मुबैना तौर पर पाक लोग नापाक सरगर्मियों जैसे बैतुल खला बनाने, बरकरार रखने और साफ करने या मुबैना तौर पर नापाक अफराद के साथ अवामी बैतुल खला शेयर करने से गुरेज़ां थे। 25 सितंबर 2019 को 2 दिलत बच्चों 12 साला रोशनी वॉल्मीकि और उसका 10 साला भतीजा अविनाश को हिंदुस्तान के गांव भाखेड़ी में एक आलीज यादूजात के खानदान के घर के करीब रफा हाजत करने पर कत्ल कर दिया गया। उन्हें अवामी तौर पर रफा हाजत करने पर मजबूर किया गया क्योंकि उनके घरों में फाल बैतुल खला नहीं थे। एक मकामी अहलकार ने बाद में वजाहत की कि उनका घर अगरचे गांव के सबसे गरीब घरानों में से था, फिर भी बैतुल खला बनाने के लिए हुकूमती इमदाद के अहले खानदानों की फहरिस्त से खारिज किया गया था। बच्चे रोजाना दीगर जात पात पर मबनी इम्तियाजी सलूक का शिकार होते थे। मिसाल के तौर पर उन्हें स्कूल में अलग चटाइयां और बर्तन लाने और दूसरे तालिब इल्मों से अलग बैठने पर मजबूर किया जाता था ताकि उन्हें आलूदा न करें। हयातियाती ड्रामों की फहरिस्त जो हमारे जज्बाती बटन को दबाती है उसमें कई इजाफी क्लासिकी शामिल हैं, जैसे अलिफ कौन होगा, हम बमुकाबला वो और अच्छा बमुकाबला बुरा। ये ड्रामे भी रामायण में नुमाया तौर पर शामिल हैं और उन सबसे भेड़ियों के गिरोह और चंपेंजी के झुंड के साथ साथ इंसानी मुआशरे भी बखूबी वाकिफ हैं। मजमूई तौर पर ये हयातियाती ड्रामे तकरीबन तमाम इंसानी फन और द्योमालाई कहानियों की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन फन का हयातियाती ड्रामों पर इन्हिसार ने फनकारों के लिए ब्यूरोक्रेसी के तरीकाकार की वजाहत करना मुश्किल बना दिया है। रामायण बड़े ज़रिए बादशाहतों के तनाजुर में सेट की गई है, लेकिन इसे इसमें बहुत कम दिलचस्पी है कि ऐसी बादशाहतें जायदाद कैसे रजिस्टर करती हैं, टैक्स कैसे जमा करती हैं, आर्काइव्स को कैसे कैटलॉग करती हैं या जंगों को कैसे फनास करती हैं। बहन भाइयों की रकाबत और रोमानी मुसल्लस दस्तावेजात की हरकियात के लिए एक अच्छा रहनुमा नहीं है जिनके कोई बहन भाई नहीं होते और ना ही कोई रोमानी जिंदगी।